तो आप सभी साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छे लाल जी नमस्कार कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। और कोई साथी जरा बता दें मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जहां नात आपके रखे होंगे वहीं ही आप ज़बरदस्त होंगे। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। है ना अच्छे लाल जी, सही है कि नहीं? यस सर। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना बहुत शानदार कोई सर। बुलाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा हाँ, ये तो खाना खा इसे कहूँगा, बेटा। जहाँ नाथ खाना खाते हैं। रख दोगे वहीं खाना खा रहूंगा। हाँ अच्छे लाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार है ना? सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये भाव आपके अंदर हो कि जहाँ नाथ रख देंगे वहीं मैं रहूंगा, और आप जहाँ भी कहोगे मैं वहीं चलूंगा, जहाँ आप चलोगे मैं वहीं चलूंगा। तो अगर ये भाव आपके साथ है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। न किसी की उलाहना न गेरजी, जो कर ले करा ले वही आपकी मर्जी। कहना भी होगा तो मैं आप ही से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। तो हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन हुआ। सभी स्केल के एग्जामिनेशन 9 फरवरी को हुए हैं। सभी साथियों का जो फीडबैक आया है बहुत ही उत्साहवर्धन पॉजिटिव फीडबैक आया है। और साथियों ने जो है बहुत अच्छे फीडबैक हमको दिए हैं। आज तो हो सकता है कोई साथी यहाँ पर जुड़े ना हो, लेट नाइट हो गया तो। लेकिन कल जब हम सेशंस करेंगे सेकंड पार्ट, तो मैं उनसे भी बात कराऊंगा। और एक सेकंड, हाँ उनसे बात कराऊंगा, उनसे फीडबैक भी लेंगे। आज कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं। काफ़ी देर हो गया, केवल 20-25 मिनट में ये कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कल सेकंड पार्ट में हम लोग सारे सवाल करेंगे। पूरे सवाल आ गए हैं। तो एग्जामिनेशन जो कल हुए थे वो 0 to 1, जो ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 के सवाल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रिकॉल क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। और रिकॉल क्वेश्चन यकीन मानिए, अगर कोई साथी सारे रिकॉल क्वेश्चन देखता है तो उसका 60% तैयारी हो जाता है, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन टॉपिक बताते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चंस बताते हैं, आपको हिंट्स देते हैं, क्या पढ़ना है ये बताते हैं। और आपकी 50 to 60% ऐसी तैयारी कर देते हैं केवल केवल रिकॉल क्वेश्चंस किसी भी बैंक का। जैसे आप ग्रामीण बैंक हैं तो ग्रामीण बैंक के देख लीजिए, क्योंकि सबका ट्रेंड्स अलग अलग होता है। तो आज उसी कड़ी में ये रिकॉल क्वेश्चन है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जाम हुआ था 9 फरवरी 2025। उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, साथियों ने बताया कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, एकदम कठिन बिल्कुल नहीं था। अच्छे लाल जी, कौन सा बैंक है आपका? अच्छे लाल जी, अच्छा सो गए अच्छे लाल जी हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो पवन जी का तो दो दो पवन है। तो यहाँ पर जो सवाल आए थे, इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब सरल से लेके मध्यम तरीके से आया था, कठिन नहीं आया था। और हमारे साथियों ने बताया बहुत अच्छा आवाज, अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है, उन्होंने ये बताया कि जनरल बैंकिंग के 60% क्वेश्चन आए थे और इंटरनल बैंकिंग के 40% क्वेश्चंस आए थे। तो जनरल बैंकिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आए,
कई दफ़ा क्या होता है, इंटरनल बैंकिंग के ज़्यादा आते हैं, लेकिन जनरल बैंकिंग के 60% और इंटरनल बैंकिंग के 40% आए थे। टोटल सवाल 100 थे, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज के होते हैं या क्लरिकल टू ऑफिसर के हैं। और 13 मार्क्स जो होते हैं वो आपके जनरल बैंकिंग से होते हैं, 20 मार्क्स जो होते हैं आपका लैंग्वेज से होता है। हिंदी लैंग्वेज टफ था ऐसे साथियों ने बताया, और हिंदी लैंग्वेज जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा सफलता में, प्रमोशन एग्जाम के ज़्यादा नंबर लाने में, ऐसा हमारे साथियों ने बताया। अब हिंदी लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जिससे जो है आप, लैंग्वेज है उसमें कोई रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है। आपको भाव को समझना है, शब्दों को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, और वहाँ पर उसको जो है उसके सवालों का आंसर देना है। तो हिंदी लैंग्वेज टफ था, उसमें अनसीन पैसेज जो है बहुत सारे साथी, जिसमें अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन थे। अनसीन पैसेज कैसे बताया साथियों ने, तो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी में, तो 10 क्वेश्चन अनसीन पैसेज में। फिर लोकोक्ति, मुहावरे, सेंटेंस बनाना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसमें वाक्य में त्रुटि निकालना, और परिचय जो पर्यायवाची, समानार्थी, विलोमार्थी, ये सारी चीज़ों को मिला के 40 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन साथियों ने बताया कि अनसीन पैसेज बहुत कठिन था। चलिए, तो कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस रहा। सवालों पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कल जो है कुछ साथियों को मैं ऑडियो में भी लूंगा, तो कल हम लोग उनसे उनकी बातें भी सुनेंगे, ताकि आपको एक भाव आएगा कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। आज तो मैंने उनको जगाया नहीं, तो कल हम लोग उनको फिर जल्दी से सेशन करके उनको चर्चा में भी लाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल आया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSC। तो आप सभी साथी जो हैं इस सवाल पहले भी रूबरू होंगे कि CGTMSC जो है उसके बारे में आपका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, और इनका जो फुल फॉर्म जो है आप लोग जानते भी होंगे, और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहाँ पर अ, जो है आपके ऑप्शंस सामने रहते हैं, तो आप लोग बना लिए होंगे और सही भी कर लेंगे, क्योंकि एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं। तो इस माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है इसको CGTMSC बोलते हैं। और CGTMSC जिसको कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है तैयार किया गया था। क्रेडिट गारंटी जो एक फंड ट्रस्ट है, उसके जो है इसका काम होता है कि जो भी बैंकें लोन देती हैं उनको बिना कोलेटरल के ऋण मिल पाए, उसके लिए वो क्रेडिट गारंटी देते हैं। इसका मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ था, जो अभी बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया बजट में। CGTMSC जो है एक MSME के लिए, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में डेफिनेशन होता है, एक ऐसा सरकार की योजना है जिसमें कि जो भी बोरोवर होते हैं उनको कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो CGTMSC के तहत मिलती है। और इस पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने सिडबी के लिए से मिलकर एक गारंटी ट्रस्ट की स्थापना की, और जिसे जो है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा गया, जो कि छोटे बिजनेस या छोटे व्यवसाय या बिजनेस मॉडल को जो है गारंटी देती है, ताकि बैंक उसको जो है उसको लोन दे पाएं, और ऐसा करने से बैंक को क्या है, कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। हाउ मेनी स्टाफ्स आर इन UBGB एज पर 1 अप्रैल 2024। आप पारिजिता जी कुछ लिख रहे हैं सर, ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। क्या कंफ्यूजिंग था? दो में फंड ट्रस्ट नहीं, सिर्फ ट्रस्ट था, और एक में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस था। ओके, हाँ कंफ्यूजिंग था। तो आपने सही लिखा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस वाला अगर किए होंगे तो वो गलत होगा। है ना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही सही होगा। यहाँ पर था हाउ मेनी स्टाफ्स आर इन UBGB।
तो हमारे साथियों ने कुछ लिखा होगा स्टाफ पोजीशंस, अपने अपने बैंक के स्टाफ पोजीशन। देखिए अब ये हिंट देता है, ये सवाल जो है हमको स्टाफ पोजीशन देखने हैं। तो अगर हम यहाँ पर यूबीजीबी का स्टाफ पोजीशन देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे साथी यहाँ लिख रहे हैं यूबीजीबी में टोटल स्टाफ 3,000 के आसपास हैं, 3,080 ऑप्शन था। अच्छा 3,080 ऑप्शन था। विक्रांत जी लिख रहे हैं 3,087, 3,081 होगा जी। सर मोहित। ऑप्शन सर ऑप्शन थोड़ा इसी तरह था, जो नियरेस्ट था कि जो सॉरी मतलब कि स्पॉन्सर बैंक के जो स्टाफ है उनको छोड़ के कितने हैं, तो उसी अच्छा में से जो सबसे नजदीक था उसको हम लोगों ने आंसर लगाया। थ्री तो 1080 या 3081 होगा। हाँ, तो इसमें क्या था, इस जो स्पॉन्सर बैंक के ऑफिसर होते हैं, जैसे कि जीएम होते हैं, है ना, एजीएम्स होते हैं, उनको हटा के आप किए होंगे ना। टोटल 3,081 जो है स्टाफ हैं आपके, टोटल स्टाफ जो हैं। और क्या था इसमें, ऑप्शन कितने नज़दीक नज़दीक थे? सर ऑप्शन सबसे नजदीक यही था, 3081 या और थ्री दूसरा थाउजेंड ऑप्शन कितना था, दूसरा ऑप्शन क्या था? लगभग एक 3-4 किलोमीटर दूरी था सर। मतलब 3,081, 3,087 ऐसा था? नहीं नहीं सर, 2000 4000 इस तरह करके था। अच्छा तो मतलब फिर आप आराम से गेस कर सकते हैं। गेस कर सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ज़्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं था, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन यूबीजीबी एज ऑन 31 मार्च 2024? रेंज पूछा था कि आपके टोटल ब्रांचेस कितने हैं। तो आप अपने बैंक के टोटल ब्रांचेस देख लीजिए कितने हैं विक्रांत जी, आपके टोटल ब्रांचेस कितने हैं? सर 1027 है। तो 1,027, ये तो बड़ी काफ़ी क्लोज क्लोज दिया है फिर, 1,000, 1,100, नहीं 1,000 नहीं है ना, सर, इतना इतना भी रेंज क्लोज में नहीं दिया था। था, रेंज में दिया था। रेंज में दिया था। हाँ नहीं, और इतना क्लोज भी नहीं था सर, उसमें इतना भी क्लोज भी नहीं केस था। हम्म। नहीं सर। और ये आप जो टोटल आपके ब्रांचेज हैं 1,027 हैं। और टोटल एक और बीच बीच में पूछता है हमारे दूसरे साथियों के लिए है, सुनहरा सपना केंद्र या बीसी, बीसी केंद्र कितने होते हैं वो भी पूछता रहता है। बीसी भी आपके 3,040 है। तो तीन हजार आप, तीन सौ चालीस हाँ 3,340 है। एक टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कवर है, वो भी ज़्यादा पूछता है। लेकिन अभी ये एग्जामिनेशन जो हुए हैं इनमें जो सवाल आते हैं आपको हिंट देते हैं क्या क्या चीज़ों को अब नया ऐड करते जा रहा है। क्योंकि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, 18 डिस्ट्रिक्ट, ये बार बार पूछता था, अब ये चेंज कर दिया कि टोटल ब्रांचेस का रेंज कितना है। टोटल स्टाफ पूछ लिया, खैर स्टाफ तो पहले भी एक पूछता था, लेकिन ये टोटल ब्रांचेस भी पूछता था, लेकिन ये रेंज में पूछा है। 1,027 ब्रांचेस हैं आपकी यूबीजीबी में, 1,027 ब्रांचेस, 18 जिले, 14 रीजनल ऑफिस, 18 एफएलसी सेंटर्स, और टोटल 3,081 स्टाफ मिलकर कितना, 33,174 करोड़ का कारोबार करते हैं। 33,000 का मान लीजिए राउंड फिगर में बिजनेस ले लें, तो उसमें जो है 20,000 करोड़ का डिपॉजिट है, और 13,000 करोड़ का जो है आपका एडवांसेस है। मोटा मोटी 19,200 करोड़, 260 करोड़ का आपका डिपॉजिट है, और 13,900 करोड़ का एडवांसेस है ना विक्रांत जी। और टोटल 33,174 करोड़ का आपका बिजनेस है। तो 33,000 करोड़ बिजनेस, और आपका ब्रांच है 3,087 ब्रांच है, और नहीं 1,027 ब्रांच है, और 3,081 है आपके स्टाफ हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर सब्सक्राइबर, है ना। कई साथियों ने बताया कि सर जनरल बैंकिंग के सवाल तो क्लिक 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 करके सीधे एकदम एक मतलब रिवीजन की जरूरत नहीं, रिवीजन करे टाइप का फास्ट मोड में किया उन्होंने। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम है विक्रांत जी, ऐसे सरल आया था कि घुमा के आया था अपराजिता जी? सर इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं था 436 का सर। नहीं सर था। इसमें ऑप्शन नहीं, सर इसमें ऑप्शन नहीं चार दिया सौ था चौवालीस सही। था सर, नन ऑफ दीज। नन 440 ऑफ था। दी। अच्छा तो इसको भी तो गलत करके आ गए हैं कई लोग, उसके नजदीक वाला 444 लगा दिया किसी ने। हाँ बहुत नहीं, सारे नन ऑफ साथियों ने दी गलत कर दिया, आंसर। सर ऐसा कैसे हो सकता है, नजदीक वाला रेंज में मार दिए हैं बोले। क्या क्या ऑप्शन था विक्रांत सर जी? 330 था सर सर, 440 था। हम्म। एक सौ और अट्ठारह था। और एक एक साथी ने बताया कि सर आप 230 बताए थे कि जो ऑप्शन दिया रहेगा वही होगा, तो 330 भी लगा के आ गए हैं कोई। 330, 440, 220, 110, देखो ये नया क्वेश्चन अदर है। देन
अदर देन गिवन ऑप्शन इसका राइट आंसर हाँ था हाँ, सर। वो भी था सर, अदर देन ये देख करके रहे हैं था। मोनालिसा जी कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। ये ऑप्शन ही नहीं दिया है और नन ऑफ दीज में लिखा है ना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 का प्रीमियम है, लेकिन ऑप्शन में 436 था नहीं। नॉर्मली नन ऑफ दिस पे जाता नहीं है ना। नोटा लगा दिया पवन जी ने, है ना, नॉट एप्लीकेबल। और इसमें जो है ये भी सरल सा, हम सोच रहे हैं कि ये सरल सा सवाल होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कठिन बना दिया, कुछ साथियों के गलत हो गए हड़बड़ी में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अच्छा, ये तो था 436 तो पूछा ही नहीं था, नन ऑफ दिस था। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लेम अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये सवाल कैसे पूछा था? ऐसा ही था सर इसमें। ऐसा ही ऐसा था। ही था सर। 2 लाख का जी। ऑप्शन ये क्लियर था कि इसको भी घुमा हाँ, फिरा कर दो दिया था? 2 लाख का था नहीं ऑप्शन। नहीं, क्लियर क्लियर था सर। 2 लाख का था। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है फिर आप लोग के लिए। कि मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है एक्सीडेंटल डेथ पर 2, परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ तो 1 लाख का कवरेज है। 20 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया जो है बैंक एडमिन चार्ज है, 1 रुपया बीसी कमीशन है, और 18 रुपया इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। एज क्राइटेरिया 18 से 70 साल। इसकी वैलिड जो कवरेज पीरियड होता है 1 जून से लेके 31 मई तक। अगला सवाल देखिए, एज पर द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ यूवीजीबी, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एन ऑफिसर इन वन रीजन। एक रीजन में एक ऑफिसर कितने साल तक रहेगा? कितने साल तक रहेगा अच्छे लाल जी? अच्छे लाल ब्रांच जी, के बारे में था सर। हैं? ऑफिसर का तो ब्रांच पूछा था सर। ब्रांच के ऑफिसर का बारे में। ब्रांच पूछा था। जी तो सर। ऑफिसर का ब्रांच तो ब्रांच। जीरो तीन। से वन में सर ब्रांच पूछा था कि एक अच्छा, ब्रांच में कितने टाइम तक रह सकता है, ओके। ईयर तक रह सकता है। तो ऑफिसर का ब्रांच में 3 साल तक रह सकता है, एक ब्रांच में 3 साल यस तक रह सकता है ना। और यस सर। लेकिन ये इतना अच्छा ब्रांच हो तो कौन छोड़ेगा यार इसको? बताइए कोई कौन सी ब्रांच है आपकी, कौन सर, ये सी? ऑफिस असिस्टेंट के बारे में ये पूछा था कि रीजन में कितने दिन तक नहीं रह तो सकता है। ये जो ब्रांच दिख रहा है ये कौन सी ब्रांच है आपकी? इतना पता अच्छा, नहीं। इतना अच्छा ब्रांच होगा तो कौन छोड़ेगा है अपराजिता जी? कौन विक्रांत जी? सपनों का ब्रांच है सर। हाँ अच्छा, ये मतलब आपके यहाँ का नहीं क्या? मैं तो आपके यहाँ के खोज के तो डाला हूँ। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर है तो एक ब्रांच में 3 साल रह सकता है, और एडमिन ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में 5 साल रह सकता है, और एक रीजन में जो है 6 साल रह सकता है। ये आपका क्राइटेरिया है। और ऑफिस असिस्टेंट कितना दिन तक रह सकता है सर? ऑफिस असिस्टेंट का भी सवाल पूछा था आपके यस। यहाँ। हाँ, वो तो ऑफिस 10 साल असिस्टेंट का तक। भी सवाल पूछा था, तो यहाँ पर चूंकि हमारे साथी ने सवाल में ऐसा लिख के भेजा तो इसलिए यहाँ आंसर गलत हो सकता है। देखो ऑफिसर ने यहाँ लिखा है कि एज पर ट्रांसफर पॉलिसी ईबीजीबी टेन्योर ऑफिसर इन वन रीजन 6 ईयर। लेकिन आप लोग कह रहे हैं एग्जामिनेशन में ब्रांच का आया था तो वहाँ 3 ईयर सही होगा। तो ब्रांच का आया था तो 3 ईयर सही होगा। और ऑफिस असिस्टेंट है एक रीजन में, तो वो यहाँ पर 10 साल। सवाल लेके आ गया, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन वन रीजन। एक रीजन में जो है कितने साल तक रहेगा? एक रीजन में वो 10 साल तक रहेंगे। नॉर्मली इनका जो है 5 साल होता है एक ब्रांच में, और एक रीजन में 10 साल होता है। ऑफिसर का एक ब्रांच में 3 साल होता है, एक रीजन में 6 साल होता है, एडमिन ऑफिस में 5 साल होता है। तो ये दोनों चीज़ें पूछ दिया, ऑफिस असिस्टेंट का भी और ऑफिसर का भी। चलिए, ये तो सही किए होंगे आप लोग, है ना। यस सर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए बैंकर इज प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन ऑन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन एनआई एक्ट 1881। किस सेक्शन के तहत एक प्रोटेक्शन दिया गया है बैंकर को कि अगर कोई मटेरियल अल्टरेशन है, वो मतलब आंखों से देखा नहीं जा पा रहा है, मतलब वो मटेरियल अल्ट्रेशन है लेकिन दिख नहीं रहा है हमको, तो उसमें प्रोटेक्शन है। उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन अगर देखने से प्रतीत नहीं हो पा रहा है, तो किस सेक्शन के तहत बैंकर्स को प्रोटेक्शन है, ये पूछा गया है। तो प्रोटेक्शन में आप दो चीज़ें तो याद रखते होंगे, एक है सेक्शन 89 और सेक्शन 131, ये तो पक्का याद रखते होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 89
आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें ये बैंकर्स को प्रोटेक्शन का प्रावधान है कि अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन है और वो हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो ठीक से दिख नहीं पा रहा है, देखने में हूबहू लग रहा है, मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं लग रहा है लेकिन मटेरियल अल्ट्रेशन है, तो उसमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है? पेई का नाम बदल दिया गया है, डेट बदल दिया गया है, अमाउंट बदल दिया गया है, तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन है। ठीक है, और ज़्यादातर मटेरियल अल्ट्रेशन का सवाल आप पूछता है, लेकिन ये सवाल जो है, काफ़ी पहले तो ये सवाल पूछता ही था लेकिन अभी फिर से आपके यहाँ पूछा है, सेक्शन पूछा है 89। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC इंश्योर अप टू रुपीज हाउ मच पर डिपॉजिटर पर बैंक। ये सवाल भी थोड़ा कैसे घुमा के पूछा था, सिंपल पूछा था, सर ऐसे ही पूछा था सर। ऐसे ही पूछा था। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहते हैं, वो डिपॉजिट को इंश्योर करता है, पब्लिक के डिपॉजिट को, जिसमें गवर्नमेंट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, इंटर डिपॉजिट एक्सक्लूड रहते हैं। और इसका जो लिमिट है वो 5 लाख पर डिपॉजिटर हाँ। पर बैंक है ना। काफ़ी दिन से ये सवाल नहीं आ रहा था, शुरू में तो बहुत बार आया, लेकिन फिर अभी फिर आ गया आपके एग्जामिनेशन में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसेट साइड। इसमें क्या क्या ऑप्शन आए थे बताएंगे? इसमें सर ये ऑप्शन था कि मैंने एसेट साइड में कौन सा हो सकता है। अच्छा, उसमें इसमें तो नॉट लैब। लिखा है, एसेट साइड में कौन सा नहीं होगा? हाँ, एसेट साइड में नॉट था ये। यस सर। क्या क्या ऑप्शन था बताइए, अब परिचित जी बताइए, आप बताइए क्या क्या। सर डिपॉजिट था, डिपॉजिट विथ आरबीआई था। हाँ, और तो और एक एडवांसेज भी था। हाँ, एक एडवांस था जो। एडवांस था, और तो याद नहीं आ रहा सर। ठीक है। तो डिपॉजिट जो है लाइबिलिटी साइड होता है, डिपॉजिट इन RBI जो है एसेट साइड होता है, और एडवांसेस एसेट साइड होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डिपॉजिट सही होगा, है ना, कैपिटल डिपॉजिट ये सही होगा। डिपॉजिट्स लाइबिलिटी है, और RBI में अगर कोई आपका कैश बैलेंसेस डिपॉजिट है तो वो एसेट है, क्योंकि वो आने वाला पैसा, जैसे कैश इन हैंड है आने वाला पैसा, तो वो एडवांसेस है, आपका एसेट साइड आता है। और डिपॉजिट जो है लाइबिलिटी साइड आता है, तो डिपॉजिट इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। देयर आर 4 कैटेगरीज इन मुद्रा, शिशु, तरुण एंड तरुण प्लस। तो चौथा क्या होगा, ऐसा पूछा गया था। मुद्रा के 4 कैटेगरी हैं, है ना, तरुण प्लस, तरुण, शिशु, और एक कैटेगरी छूट गया। वो कैटेगरी क्या है? ऐसे किशोर। सीधा किशोर। क्वेश्चन आया था इसको भी, तो वो किशोर होगा। शिशु, 50,000 तक के लोन देते हैं शिशु बोलते हैं। 51,000 से जो लोन होता है 5 लाख तक, उसको किशोर बोलते हैं। 5 लाख 1 से 10 लाख तक होता है तरुण कहते हैं, और 10 लाख 1 से लेके 20 लाख तक जो है तरुण प्लस कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, इन जीविका लोन्स आर गिवन्स फॉर 3 पर्पसेस, सोशल नीड्स, डेट स्वैपिंग, एंड थर्ड वन इज। जीविका में 3 चीज़ों के लिए लोन दिया जाता है, 3 उद्देश्य के लिए। एक तो सोशल नीड्स। सोशल नीड क्या होती है? कपड़े पहनना, खाना पीना, ये सोच आजीविका है ना, लाइवलीहुड। और दूसरा है डेट स्वैपिंग, अगर कहीं से डेट स्वैपिंग लिए हैं तो। और तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अरे विक्रांत, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनकम जनरेशन था। इनकम इनकम जनरेशन। जनरेशन होगा ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो क्या होता है कि आप नौकरी देने लग जाते हो, तो एम्प्लॉयमेंट वो थोड़ा एडवांस स्टेज हो गया है ना। इनकम जनरेशन होगा, तो यहाँ पर इनकम जनरेशन इसका सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करता है कितने रुपए के चेक पर या उससे अधिक? रिजर्व बैंक ऑफ सर। इंडिया पॉजिटिव पे सिस्टम अप्लाइज टू चेक वर्थ रुपीज हाउ मच एंड एबव। 50,000। ये सवाल था। यस सर, ऐसा ही था। अच्छा, तो 50,000 या 50,000 से ऊपर RBI ने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की शुरुआत की है। और ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत जो है 50,000 से ऊपर के चेक में ये लागू होता है। ये ऑप्शनल है, 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी है। इसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो चेक देने से पहले
चेक देने से पहले वो बैंक को सूचित करते हैं कि ये चेक किसको काटा गया है, और उसके इमेज भी बैंक को भेजते हैं। इससे क्या होगा, चेक से संबंधित मटेरियल अल्ट्रेशन जो होता है उससे बचा जा सकेगा, उसका फ्रॉड होने से रुकता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बैंकों को भी नुकसान ही होता है। मतलब जैसे फोर्ज चेक आ गया तो बैंक को नुकसान ही होगा, क्योंकि आप साइन हूबहू दिख रहा है लेकिन उसका साइन नहीं किया है, तो फोर्ज चेक हो गया, बैंक को पैसा भरना पड़ता था। लेकिन जब पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आ गया तो चेक काटने से पहले ही आपको कंसेंट दे दिया कि मैंने चेक काटा है, तो फोर्ज कैसे होगा, है ना। आपने मिलान करके देना है कि किसके नाम से चेक कटा है, क्या डेट है, सब देख के करोगे। ये अच्छा एक सिस्टम लागू किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ए कलेक्टिंग बैंकर। तो ये दो दो सवाल कलेक्ट आया था, एक तो मटेरियल अल्ट्रेशन में किसमें प्रोटेक्शन मिलता है, और एक कलेक्टिंग बैंकर्स में प्रोटेक्शन किसमें मिलता है। तो ये आप लोग को याद होगा, अंडर सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंकर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि कलेक्टिंग बैंकर क्या करता है, सिर्फ वो चेक को देखता है, उसके मूल चेक की ओरिजिनलिटी चेक करके उसको जो है अल्ट्रावायलेट लैंप से चेक करके उसको अपने पास रखता है, फिर भेजता है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर को होता है, और कोई गलती हुई तो पेइंग बैंकर उसको भरता है। तो ये कलेक्टिंग बैंकर के कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि कुछ चीज़ें वो चेक करके भेजे तो इसको प्रोटेक्शन रहता है। ये इसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 131 में की गई है। ये सवाल देखिए, हाउ मेनी हाउ हाउ मच कंसेशन इन लॉकर रेंट फॉर ऑल स्टाफ फॉर वन लॉकर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज एज पर यूबीजीपी पॉलिसी। कितने परसेंट का लॉकर रेंट में रिबेट या कंसेशन मिलता है स्मॉलेस्ट साइज के लॉकर लेने पर, एक लॉकर में, ये बात कही गई है। तो ये है 25%। यही है ना विक्रांत जी, ये सही है। जी सर। 25% का कंसेशन मिलता है स्टाफ को एक लॉकर पर, जो स्मॉलेस्ट साइज का जो लॉकर होगा, यूबीजीबी स्टाफ सर्कुलर में ये दिया गया है कि वो लॉकर रेंट में 25% का डिस्काउंट होगा। अगला सवाल देखिए, ए सेविंग आर करेंट अकाउंट सेल बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव if there are no customer induced transaction in the account for period over how much year। अगर किसी करंट या सेविंग अकाउंट में कस्टमर के द्वारा इंड्यूस किया गया ट्रांजैक्शन कितने साल से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है लेन देन, तो उसको इनऑपरेटिव अकाउंट में कैटेगराइज किया जाता है। 1 साल, 2 साल, 6 साल, 6 महीना, क्या क्या है 2 years। ऑप्शन आया था इसमें। ऐसे ही सिंपल ऑप्शन थे। तो 2 साल तक, अगर 2 साल से ऊपर अगर लेन देन नहीं हुआ तो ये कस इनऑपरेटिव हो जाता है। जैसे ही 2 साल पूरा हो जाता है उसके बाद इनऑपरेटिव ये क्लासिफाई हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एज पर आरबीआई सर्कुलर गाइडलाइन द ब्रांचेस मस्ट ensure to organize customer meeting on every which date of the month and in case of holiday it should be next working day। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक जो कस्टमर सर्विसेज पर जारी किया है आरबीआई ने, शाखाओं को आवश्यक रूप से ग्राहक मीटिंग दिवस जो है मनाना चाहिए। कौन से तारीख को, सभी लोग सही बता रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख तक हम लोग 15 तारीख को ग्राहक मीटिंग करते हैं, जिसमें ग्राहक बिना इजाज़त आपसे मिल सकते हैं और आप ग्राहक को सुनते हैं। अगर 15 तारीख को छुट्टी है तो उसके अगले दिन आप इसका काम, बैठक का काम करेंगे। और उसको मिनिटाइज करते हैं और उसकी रिपोर्ट भी आरओ भेजनी होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन। एज पर केवाईसी एमएल पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। इसमें क्या क्या ऑप्शन आए थे जरा बताएंगे, कोई साथी हमारे जुड़े हैं जो। जैसे सर पहला ऑप्शन था सर, बिजली बिजली बिल 6 महीने से पुराना था। 6 या 8 महीना था किस में। इसी में। अच्छा। ओवीडी जो है सर, जिसका आंसर आंसर वही होना चाहिए। 8 साल पुराना था या क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं नहीं है नहीं, सर। छह 6 मंथ महीने का। 6 महीने से पुराना था।
बिजली अच्छा। बिल। 6 महीने से पुराना बिजली बिल। हाँ, तो वो ऑफिशियली वैलिड एक डॉक्यूमेंट। जनसंख्या और क्या क्या रजिस्टर्ड था, था। और क्या क्या था ऑप्शन? एक जनसंख्या रजिस्टर्ड था। हाँ, वो तो ऑफिशियली वैलिड पासपोर्ट था। डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट पासपोर्ट था। था, वोटर आई कार्ड था। वोटर आईडी भी है, पासपोर्ट भी है। और और क्या था देखिए, ये तो बिजली बिल 6 मंथ ओल्ड था। ये था। तो वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट तो नहीं है वो, है ना? वो भी लो आंसर वही रिस्क। हो ऑप्शन तो यही लगाया था सर। हाँ, तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट वो नहीं है ना? पैन कार्ड, राशन कार्ड तो नहीं आया था ना? नहीं सर, नहीं सर, ये राशन ऑप्शन कार्ड नहीं नहीं है। पैन था। कार्ड नहीं था सर। हाँ जी। पैन 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 राशन कार्ड कार्ड नहीं कार्ड नहीं था। था सर ऑप्शन में। ओके। तो जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आप लोग नोट कर लीजिए। पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार हाँ, है। ड्राइविंग भी लाइसेंस था सर ऑप्शन। ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑप्शन था सर। ऑप्शन था, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना? हम्म। तो ये जो है आपके। बिजली बिल वाला ही होगा सर इसमें और ऑप्शन। आजकल एक नया थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है ना, CKYC को भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में लिया है रिसेंटली, है ना? CKYC नंबर सर। आता है ना, उसको भी लिया है। सर आंसर भी हम लोग इसका वो बिजली बिल वाला ही लगाया है, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। वो तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। और जो बिजली बिल या कुछ लेते हैं जो 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो लो रिस्क के लिए एडिशनल जो है डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट तो इतने ही हैं जितने की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ए कस्टमर अप्रोचेस टू बैंक एंड ही वांट्स टू ओपन जॉइंट अकाउंट, and he requests branch manager that till he will live he will operate the account. After the death of him, the account will be operated by the survivor. This type of mandate is called which mandate? एक ग्राहक बैंक में आता गवर्नमेंट है सर्वाइवर। और वो अपराजिता जी से रिक्वेस्ट करता है कि मैनेजर साहिबान, मुझे एक जॉइंट अकाउंट खोलना है, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही इस खाते को ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरे जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं वो ऑपरेट करेंगे। तो इस टाइप के मैंडेट को जॉइंट अकाउंट में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर है। ठीक है। तो एक और सवाल आता है, आइदर सर्वाइवर, वो भी आया था ना कि नहीं नहीं वो आया? नहीं है। वो नहीं आया था। ओके। तो ये जो है आज के सेशन में देखते हैं अगला क्या सवाल आया था। ये सवाल देखिए, सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट दैट ए माइनर कैन ओपन एंड मैनेज इंडिपेंडेंटली। द माइनर मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मच ईयर ओल्ड? एक माइनर अकाउंट है जो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है, मतलब खुद जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि माइनर के अकाउंट्स को जो है अंडर गार्जियनशिप ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक और सुविधा दी गई है कि अगर उसकी एज या वो स्थायी तौर से सिग्नेचर कर रहा पाता हो, तो कितने साल का हो तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। तो ये 10 साल है। इसको भी सही किए होंगे सब लोग। यस सर। तो आज थोड़ा लेट हो गया, 20 क्वेश्चन ही तैयार कर पाए, 40 क्वेश्चन और है। कल हम एक सेशन और लेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी साथियों ने भेजा है, उसको भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे। फिर स्केल 1 से 2, 2 से 3 भी सवाल डिस्कस कर लेंगे। और आशा करते हैं कि आज के सवाल से आपको आइडिया मिला होगा, और जो साथी दूसरे बैंक के हैं उनको सीखने मिला होगा कि इस सवालों के लिए कैसे कैसे ट्रेंड है। जो नॉर्मल है ये सवाल तो आपको पूरा टॉपिक तैयार कर देते हैं। और यकीन मानिए, ये जो 5 बैंकों के कल एग्जामिनेशन हुए हैं, 4 बैंकों के, तो इनके अगर सवाल हम पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपका 80% तैयारी हो जाएगा, है ना? बराबर है ना विक्रांत जी, सही बोल रहे हैं? जी सर। चलिए, तो कल हम लोग और साथियों के भी फीडबैक लेंगे, उनसे बात भी करेंगे। थोड़ा जल्दी सेशंस करेंगे। आज 20 क्वेश्चन किए हैं तैयार, कल हम 40 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग भी भेज दीजिएगा जो आज जुड़े हुए हैं, जैसे कि अपराजिता जी और M कुमार जी और हमारे विक्रांत जी। बाकी कल हम लोग और लोगों को भी बुलाएंगे, ताकि कोई सवाल छूटेगा तो हम लोग डिस्कस के माध्यम से सवाल हल कर लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको
इसी तरह का उत्साह मिले, बीते हुए कल से आप सीखते रहें और आज काम करें ताकि कल के एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर पाएं। लाइफ स्टैंड फॉर 3 days, दैट इज यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, and life stands for 3 exp, that is experience, experiment and expectation. So yesterday was your experience, today is your experiment, and tomorrow will be the expectation. So use your yesterday experience into today's experiment for achieving the expectation of tomorrow. That is the life, that is the फंडा ऑफ लाइफ। क्या है? जीवन का एक ही सूत्र है कि हमें कल के एक्सपीरियंस को आज के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है ताकि हम कल के एक्सपेक्टेशन को पा सकें। है ना अच्छे लाल जी? आप बोल दो कैसा लगा, अच्छा जी लगा ऐसा जी बोल दो। जी, यस सर, यस सर। ठीक है, आपका बोलना जरूरी है क्योंकि आपका नाम ही अच्छा है ना? थैंक यू ओके, सर। अब विक्रांत जी क्या डाउट है बताइए। सर क्या हुआ था ना कि एक व्हाट्सएप पे मेरे पास सर एक स्क्रीनशॉट आया था ठीक है। जिसमें कि इनऑपरेटिव अकाउंट वगैरह एक गूगल का पेज था सर वो। हम्म, उसमें था कि इनऑपरेटिव अकाउंट वगैरह जो है अब एक ही साल के लिए ही है। नहीं नहीं, वो हाँ, बैंक के इंटरनल ना, वो वो मैं तो बैंक। गलती करके आ गया हूँ सर, गलत नॉलेज के कारण। ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूँ वो जो भेजा है वो भी गलत नहीं भेजा है। एक्चुअल में बैंक के जो मैनुअल जाते हैं ना अंदर, तो वहां पर 3 तरह के सेग्रीगेशन है। बैंक में क्या होता है, 6 6 महीने में आप रिव्यू करते हैं, अकाउंट्स के रिव्यू करते हैं 6 मंथली। तो जैसे ही 1 साल होता है ना, जिनमें ऑपरेशन नहीं होता है उनको अलग जगह सेग्रीगेट कर दो। डोरमेंट अकाउंट की ओर जा रहा है तो प्रोबेबल डोरमेंट की तरह सेग्रीगेट कर दो, तो 1 साल में अंदर से उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो इसीलिए वो 1 साल का। लेकिन आरबीआई के डायरेक्शंस में जो इनऑपरेटिव क्लासिफाई करेंगे वो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन 2 साल तक अगर नहीं करता है तो वो इनऑपरेटिव होगा। लेकिन बैंक के अब एक दो बैंकों के अंदर पॉलिसी में जाएंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि 1 साल तक अगर ट्रांजेक्शन नहीं करता तो हम उसको अलग से कैटेगरी में सेग्रीगेट करेंगे डोरमेंट में। तो आपको डाउट भी होगा कि यार डोरमेंट में तो उसको सेग्रीगेट करेंगे, लेकिन वो इसलिए सेग्रीगेट करता है ताकि आप लोग उस तक जा पाएं, उनसे मिलें, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाएं और उनको खाते में ऑपरेट करने के लिए आप बोल सकें, क्योंकि ग्राहक ही वो ऑपरेट करेगा तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और खुद भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में कुछ ही सवाल आप डिस्कस कर पाए, सीख पाए। कल हम लोग और सारे सवाल जो है चर्चा करेंगे और वो सवाल आपके लिए हीरे मोती जैसे होंगे, एक्सपीरियंस वाले होंगे, ताकि उनका इस्तेमाल आप कल के एक्सपेक्टेशन को पाने के लिए करेंगे और आप जरूर सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।